नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले हम आपको बताते हैं चंडीगढ़ में महाप्रदर्शन की। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है, जो कि सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में हुआ। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान की ओर कूच करने का इरादा था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। पहले यहाँ पर बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद ये सभी कार्यकर्ता मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास की ओर कूच करने लगे, जिनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। जब यह नहीं माने तो यहाँ पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। अब पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा, जिस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। शहर में भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के सदस्यों की ओर से अपनी मांगों को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की चंडीगढ़ कोठी के घेरने के लिए निकलने वाले थे। सेक्टर 25 की रैली ग्राउंड में निकलने वाले रोष प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इन्हें रोकने की तैयारी की गई। जैसे ही बीजेपी एससी मोर्चा के नेताओं ने अपना भाषण खत्म किया तो उसके बाद लोग सीएम हाउस की ओर निकल पड़े। पास में ही चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए हुए थे। उसके पीछे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की। जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दिए। इसके बाद भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जगह कम होने के कारण कई लोग सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। मोर्चा सदस्यों का कहना है कि पंजाब में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, उससे हालात खराब होते जा रहे हैं। उससे दलित समाज के लोग परेशान हो गए हैं। इसके अलावा सदस्यों की ओर से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार के मंत्री दलित बच्चों की पढ़ाई के पैसे खा गए हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीजेपी पंजाब एससी मोर्चा के राजेश बग्गा ने बताया कि पंजाब में दलित परिवारों पर सरकार के लोगों की मदद से अत्याचार हो रहा है। इस पर कोई रोक नहीं लग रही है, जिससे दलित समाज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ दिनों में ही कई दलित लोगों को मारा गया है। बग्गा ने कहा कि सरकार के मंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में संलिप्त हैं, लेकिन पंजाब सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की कमी के चलते आज पंजाब में 2 लाख स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट रुके हुए हैं, जिसका कारण उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। बग्गा ने कहा कि आज पंजाब सरकार कैप्टन सरकार को जगाने के लिए पूरे पंजाब से एससी मोर्चा के सदस्य यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह आज किसी भी हालत में सीएम कोठी में पहुंचकर अपनी बात रखेंगे, ताकि पंजाब में दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके और जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच निष्पक्ष करवाई जा सके। चंडीगढ़ कांग्रेस की महिला विंग द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है और यह प्रदर्शन था बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर महिला विंग द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन सेक्टर 26 के बापू धाम कॉलोनी में हुआ। यहाँ पर लोगों को पेट्रोल, डीजल के जो दाम बढ़े हैं और जो रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, उनको लेकर जागरूक करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि महिला विंग का कहना था कि यदि लोग जागरूक हो गए तो मोदी सरकार को अपनी मनमानियों से तौबा करनी पड़ेगी और लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी सहूलियतों की सुविधाओं के लिए मोदी सरकार को बढ़ी हुई महंगाई को कम करना ही होगा। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस द्वारा बापूधाम कॉलोनी में रसोई गैस को छोड़कर चूल्हे पर खाना बनाकर मोदी सरकार की उजाला योजना सिद्ध किया गया। रसोई गैस, सरसों के तेल, खाद्य पदार्थ, दालों की बढ़ी कीमतों के विरोध में यह प्रदर्शन लगातार चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा चंडीगढ़ के कोने कोने में किया जा रहा है। दीपा दुबा ने बताया कि उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज बापूधाम कॉलोनी में चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रानू देवी और वहां की महिला कांग्रेस की इंचार्ज ज्योति और ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस रेखा के नेतृत्व में यह रोष प्रदर्शन किया गया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि देश का आज हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई को लेकर हर किसी की कमर टूटती जा रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश का नागरिक बढ़ी हुई महंगाई को लेकर त्रास्त है। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करी है कि जल्द से जल्द खाद्य सामग्री के दामों को कम किया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचने में देरी नहीं लगाएगा। दीपा दुबे ने कहा कि महिला कांग्रेस ने सूचनात्मक प्रदर्शन किया है। अगर इतने ही दामों में वृद्धि होती रही तो देश के नागरिक अपने अपने घरों में भी चूल्हे पर खाना बनाने को एक बार फिर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि गैस जिस तेजी से बढ़ी है उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। देखिए, आज का जो ये रोष प्रदर्शन है ये चंडीगढ़ की बापूधाम कॉलोनी में किया जा रहा है। हमारे उपाध्यक्ष हैं रानू जी और उनके साथ हमारे यहाँ के एरिया इंचार्ज ज्योति जी और यहाँ की हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट रेखा जी के
अगुवाई में ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं बैठी हैं इनमें बहुत सारे आमजन भी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन इनका रोष जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके है, बढ़ती हुई आग लगी हुई महंगाई को। आग लगी हुई महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है और उस मोदी सरकार के लिए हम आज ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी को कहना चाहूँगी कि मोदी जी, आपके दिए हर बात को हमने फूल चढ़ाए। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा घंटी बजाओ, हमने घंटी बजाई। आपने कहा चिराग जलाओ, हमने चिराग जलाए। लेकिन आज जब दुनिया इस आग में झुलस रही है, तब आप बताओ हम क्या करें। आपके सामने ये तेल जो है सरसों का, वह 200 के पार हो चुका है। पानी में ये चावल बन रहे हैं, पानी में ये दाल बन रही है। आप मुझे ये बताओ कि ये जो है हम आज यहाँ वितरण भी। चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा भाजपा को शहर भर में घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों को लेकर चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह मुद्दा विहीन है और ऐसे प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने महंगाई पर काफी हद तक नियंत्रण करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के महंगाई पर हो रहे लगातार प्रदर्शन पर रविकांत शर्मा मेयर चंडीगढ़ ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई की जहां तक बात कांग्रेस पार्टी करती है तो वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आए थे तब से महंगाई काफ़ी नियंत्रण में रही है और कई तरह की कालाबाजारियां रोकने में सरकार कामयाब रही है और अभी भी सरकार कई चीज़ों को व्यवस्था से चला रही है और भाजपा से ज़्यादा पारदर्शी शासन शायद कोई नहीं चला सकता। देखिए, जो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी राज करने के लायक नहीं है, ये उनकी मानसिकता है। बीजेपी राज करने के लायक है, तभी देश की जनता ने दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। महंगाई की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली थी तो शायद आपको भी याद होगा 220 रुपये किलो अरहर की दाल थी। सिलेंडर के भाव 1100 रुपये थे, आज सिलेंडर 800 साढ़े 800 रुपये में है। वही अरहर की दाल आज 130-140 रुपये किलो है। तो मुझे नहीं लगता कि कौन सी महंगाई की बात कांग्रेस कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर थोड़ा सा कहीं रेट बढ़ा तो हमारी पार्टी की कथनी और करनी में कहीं फ़र्क नहीं है। इमीडिएट एक्शन लेते हैं, काला बाजारी हम होने नहीं देते, जिसका उदाहरण आपको कोविड के दिनों में भी देखने को मिला कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को जिस तरह से इन्होंने काला बाजारी करी है, दिल्ली सरकार ने करी है, औरों ने करी है, वो उसको इमीडिएट एक्शन लिया। और चंडीगढ़ ऐसी देश का शहर है जहाँ पे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा भाव जो हर चीज़ों के नहीं बढ़ी। आज भी सरकार ने पूरा नियंत्रण करा। अभी आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि दालों के और जो अनाज के और हैं उनके भाव कितने कम हुए हैं। ये व्यवस्था सरकारें ही करती है, सरकार कर रही है और सरकार की पूरी नज़र इसके ऊपर है। कहीं पे भी काला बाजारी नहीं होने देंगे। शासन की जहाँ तक बात है, भाजपा से बढ़िया ट्रांसपेरेंट शासन कोई नहीं कर चला सकता। वहीं नगर निगम पर उन्होंने कहा कि निगम पर कांग्रेस ने लूट मचा रखी थी, बल्कि निगम को उन्होंने और मजबूत किया है। पानी के रेट चंडीगढ़ में सबसे कम है और यह बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। देखिए, कॉरपोरेशन का जो हाल इन लोगों ने कर रखा था, जो लूट इन्होंने मचा रखी थी, उस पर हमने नियंत्रण लगाया है। 174 करोड़ की कॉरपोरेशन जब हमारे हाथों में 2017 में आई थी, 174 करोड़ हमारी कॉरपोरेशन की अपनी इनपुट थी। आज वो 469 करोड़ रुपए की है। तो इनसे पूछिए कि अगर फिगर पढ़नी आती हो तो 174 और 469 में कितना फ़र्क है। ये हमने फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करा है और शहर पे 1 रुपये का कोई हमने टैक्स नहीं लगाया। जहाँ तक पानी के बिलों की बात है, 2 रुपये किलो लीटर, 15 किलो लीटर तक का रेट है चंडीगढ़ में, पूरे देश भर में कहीं नहीं है। जिसको ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, शहर की जनता को फ्री में कोई चीज़ शहर की जनता नहीं मांगती। चंडीगढ़ में सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लोगों की ऐसी कोई डिमांड नहीं, बट इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पंजाबी च कहते ना जी, खिसियाणी बिल्ली खंभा नुचे, सो वो वाली बात है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ ना कुछ किसी तरह लोगों को जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और कॉरपोरेशन दफ्तर के आगे सब्जियों के रेट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि कॉरपोरेशन का लेना देना क्या उसके। आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, उनसे बात करिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसके ऊपर कंट्रोल। कॉरपोरेशन थोड़ी सब्जियां बेचती है, कॉरपोरेशन थोड़ी सब्जियां उगाती है। इनको यही नहीं पता कि कौन सा विषय कहाँ पे रखना है, सिर्फ वो सुर्खियों में रहने के लिए, लोगों में दिखने के लिए जी आज की डेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। अदरवाइज शहर में ऐसा कोई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।
चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर 17 थाना ने एक सांप तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस सांप के पास रेयर मिलने वाला सांप था, जो यह 3 करोड़ रुपए में बेचने के लिए चंडीगढ़ आया था। चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैप लगाया और इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब इससे मिली जानकारी के बाद पुलिस पता लगाने का प्रयास करेगी कि इसके साथ और कौन कौन लोग मिले हुए थे और यह इन दुर्लभ प्रजातियों के सांपों को कहां से और कैसे पकड़ कर लाते थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 थाना की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जब बेशकीमती सैंड बॉय स्नेक की तस्करी करने आया एक व्यक्ति को स्नेक के साथ दबोच लिया गया। सेक्टर 17 थाना पुलिस लाइन फर्जी ग्राहक बनकर सैंड बॉय स्नेक को बेचने आए एक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पठानकोट निवासी रवि के रूप में बताई है, जो कि इस सैंड बॉय स्नेक की कीमत 3 करोड़ रुपए बता रहा था। सेक्टर 17 थाना प्रभारी रामरतन शर्मा और उनकी टीम ने सबसे पहले तो इस व्यक्ति से फ़ोन पर संपर्क साधा, उसे चंडीगढ़ में डिलीवर करने की बात कही। इसके बाद पठानकोट से रवि सेक्टर 23 की मार्केट में सैंड बॉय स्नेक को बेचने पहुंचा। पुलिस ने एक बैग में नकली नोटों की गड्डियां भी रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद रवि ने इस सांप को दिखाया और उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई। अब इस सांप की कीमत 3 करोड़ कैसे? यह सांप कहाँ पाया जाता है? तो रेड सैंड बोआ सांप रतीले इलाके में पाया जाता है। भारत के मरुस्थलीय इलाके यानी राजस्थान के लाल रंग का यह सांप पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे 2 मुहा सांप भी कहते हैं। इसकी लगातार घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने इसे दुर्लभ प्रजाति में रखा हुआ है, जिसके बावजूद आए दिन इसकी तस्करी की बात सामने आती रहती है। इसको पकड़ने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क काम कर रहा है। इसे जल्द तोड़ना जरूरी है, तभी इस बेजुबान जीव को मानवीय सनक के शिकार होने से बचाया जा सकेगा। चंडीगढ़ शहर को वेंडर्स फ्री बनाने के लिए निगम द्वारा अलग अलग जगहों पर वेंडर जोन बनाए गए। इन वेंडर जोन में अलग अलग जगहों के वेंडर्स को बैठाया भी गया और बड़े बड़े वायदे भी किए गए। लेकिन जब यहाँ पर ये वेंडर्स बैठ गए, लगभग इन्हें साल होने को है, लेकिन यहाँ पर इनकी आमदनी ना के बराबर है। अब ग्राहक ऐसे नए बने वेंडर जोन में जा नहीं रहा है, जिसके कारण यह वेंडर्स काफ़ी परेशान है और जीविका चलाना भी इन्हें मुश्किल हो रहा है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए वेंडर्स अपनी दिक्कतों को किसे सुनाए, उन्हें समझ नहीं आया। यहाँ तक कि नगर निगम ने इनसे मासिक किस्त लेने के लिए भी तलवार लटका दी। आखिरकार करें तो क्या करें? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने चंडीगढ़ के महापौर नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा से बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस सब समस्याओं के बारे में ज्ञान है, उन्हें पता है और वह उनका प्रयास भी यह है कि इसके विषय में एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो वेंडर्स के हित में जो भी उपयुक्त, जो भी उनके फायदे के डिसीजन होंगे उन पर अमल किया जाएगा, वह निर्णय लेने में कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना काल हो या लॉकडाउन, इस मुश्किल समय में अगर किसी की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह हैं स्ट्रीट्स वेंडर, जो आज बात करते हुए भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। इन हालातों में घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आखिर जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें? कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि हर किसी को इससे जूझना पड़ा है। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब आप और हम समझ ही सकते हैं कि इन पर क्या गुजरी होगी। कोरोना और लॉकडाउन से ठीक पहले इन स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी अपनी जगह से उठाकर चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में जगह दी गई थी। सेक्टर 15 में, सेक्टर 48 में, सेक्टर 49 में और कई अन्य ऐसी जगहें हैं जहां पर इन्हें बिठाया गया था। लेकिन कोरोना महामारी के बाद लगभग 2 साल होने को आ चुके हैं, इनकी ही दुकानें ना के बराबर ही खुली हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा इनसे वेंडिंग फीस ली जाती है और यह वेंडर फीस देने में भी असमर्थ हैं। इनमें से कई ऐसे वेंडर हैं जिनका काम ना चलने की वजह से उन्होंने अपनी फ़ीस जमा तक नहीं करवाई। इन वेंडरों से हमने बात की तो इनकी आंखों में आंसू छलक आए। इन लोगों का कहना था कि पहले वह जिस जगहों पर बैठते थे उनका कारोबार चल जाता था, अच्छा चलता था, लेकिन जब से वह यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से उनका कारोबार ना के बराबर है। और पिछले दिनों कोरोना और लॉकडाउन के बाद तो कामकाज ठप ही हो गया। ऐसे में
उनका घर का खर्चा चलना या गुजारा चलना भी मुश्किल हो चला है। अब नगर निगम उनसे फीस मांग रहा है, कहाँ से दे फीस? मान लिख दिया, अखबार में आ गया जी 26 जुलाई तक आप पैसे दीजिए, नहीं दोगे तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो हम कहाँ क्या काम करेंगे। और हमारे चंडीगढ़ का कॉर्पोरेशन कह रहा है कि इनसे सारे पैसे ले लिए जाएं, रोटी हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा जी। हमने 16 महीने से फीस जमा कराई। नोटिस आ रहे होंगे? नोटिस आ रहे हैं, वो 26 जुलाई को उनको इन्होंने आया है कि भाई आप फीस से इकट्ठी जमा कराओ, मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा हमारा, बहुत मुश्किल हो रही है हमें। किस तरह से बच्चों को, किस तरह से? एक बच्चा है जी मेरा, मगर मुश्किल अब बहुत हो रहा है। जो हमने थोड़ा बहुत पैसा बचाया हुआ था पहले, वो सब खर्च हो चुका है, समय कुछ नहीं है, गुंजाइश नहीं है। 1.5 साल से हम लोग ऐसे बैठे हैं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई पीछे जी, हमारे अपनी जेब से पैसे लग गए जी उस कारण इलाज कराने के लिए, मगर सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। वापस वहीं भेज दिया जाए जहाँ से आदमी आया था, चाहे उनको 5/6 की जगह दी जाए, मगर वहीं भेजी जाए। यहाँ कस्टमर की नहीं है रिक्वायरमेंट। हमें 19 से शिफ्ट किया गया था जी यहाँ पर। और किस तरह से काम चल रहा है आपका? यहाँ पे तो बिल्कुल काम नहीं है जी, भुक्के मर रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं, फीस भी नहीं जमा कराई हमने। तो यहाँ बोनी तो होती नहीं शाम तक। तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं जहाँ से लाए हैं वहीं वापस भेज दें, जिन सेक्टरों में थे हम, और हमारी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। 6 महीने की फ़ीस तो वैसे नहीं जमा हुई हमारे। तो आप परिवार का लालन पालन कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है जी, करना ही मुश्किल हो रहा है। किस तरह से घर का गुजारा चलता है? और वैसे ही तंग होकर कर रहे हैं, किसी यार दोस्त से पैसे ले लिए, किससे ले लिए, कर्जा चढ़ी जा रहा है बस। मैं जी रेडू माजरे तो आए जी। तो कैसा काम है आपका यहाँ? काम तो बिल्कुल जीरो है जी, है नहीं जी, बिल्कुल जीरो। 2 साल हो गए। तो फीस भी जमा नहीं करा पाते हैं? ये फीस जमा करा लिए, रोटी खा लिए, इसको काम होएगा जी। हाँ बिल्कुल जीरो। तो फीस जमा नहीं करा? नहीं, फीस किसको करावांगे जमा, इन्ना ते काम ही नहीं थे। 200-300-400 रुपया वट के जाइए, वो चो क्या खा लिए थे, क्या न्याणे पढ़ा लिए थे, क्या आप असी कर लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? असी तो यही चाहते जी, सानू कोई जगह ते अपनी अपनी जगह ते भेज दिता जाए, और फीस साड़ी मतलब कि माफ़ की जाए, ते होर असी कुछ नहीं चाहते। बस गवर्नमेंट को इन्ना ही चाहिए। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा ते जी बस ये समझ लो भी इस टाइम समझ लो भी आत्महत्या करने वाला काम होया पे। हाँ मतलब ना इधर दे ना उधर दे, बीच लटके हुए हैं बस। एक तरह जिस तरह जिंदा लाश होंगी है ना बंदा, उमें कोई मतलब कि बेनीफिट नहीं है इतने सानू जगह दे के, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मीह पै जाए ता भी कोई फायदा नहीं, मतलब कि कोई सानू सुविधा नहीं है, तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं सानू। काम नहीं, बोनी नहीं होती, किराया भी पल्ले जाना पड़ता है। तो फीस जमा कर रहे हो? फीस जमा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा 5-6-7-8 महीने हो गया जमा नहीं कर रही। तो घर का खर्चा कैसे घर का खर्चा कुछ नहीं चलता है, बस कर्जा करके खा रहे। 3 लाख का कर्जा हो गया, 4 लाख का, तो उसका कर्जा भी भर रही हूँ। घर का मकान भी किराए पर देते, बिजली बिल, पानी बिल। घर वाला बीमार है, शुगर का मरीज है, अभी बीमार पड़ा है, काम है ही नहीं हमारा। मेहर को भी मैं देख के आई, 5 एप्लीकेशन दे के आई, मेहर के कमरे में गई थी, 5 बार दे के आई। 5 जो रविकान है ना उसके पास गई थी, 5 बार जाके आई मैं। मेहर के पास भी गई, बट क्या बोलते हैं डीसी के पास भी जाके आई। कम से कम 8-9 मेरे एप्लीकेशन गई। मेरा ड्राई फ्रूट का काम है, बिल्कुल काम नहीं है। घर वाला बीमार पड़ा, एक लड़का मेरा काम पे जाता है, काम कुछ नहीं है। नहीं काम करेंगे तो हम जहर खा के मरे, फांसी खा के मरेंगे। हमारा ड्राई फ्रूट का काम है। मैं गई थी, मेहर के पास भी गई थी, कम से कम 5 बार जाके आई हूँ। मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5 बारी मैं गई थी, और मैं जाऊंगी दोबारा, और उसको बोल के आऊंगी रविकांत को भी। वो कह रहे तू अकेली नहीं है, कह रहे सब फड़ी वाले कोई एकता नहीं कर रहे। मैं फड़ी वाले को रोज बोलती हूँ, कोई एकता नहीं कर रहे। ये लड़के को पता है कितने महीने के बाद आई, 3 महीना हो गया, मेरा काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं है। ना राशन मिला, राशन कार्ड में मेरा राशन भी नहीं देते। राशन कार्ड लॉकडाउन में मेरा काम नहीं चल रहा है। मैंने बोला मेरा खाने पीने का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। मेरा घर वाला भी मंजे पर पड़ा है। 3000 की मैं दवाई परसों भी लेके आई हूँ। मिर्ची रोटी, दाल रोटी मांग के भी खा लेते, हम क्या करेंगे, काम है नहीं। 2 महीना हो गया। ये लड़के को पता है इधर भी काम नहीं है, मेरा किराया भी चला जाता है, बोनी भी नहीं होती है। काम काज तो बहुत मद्दा है सर यहाँ पे।
बहुत ही मदद चल रहा है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो फीस जमा करा रहे हो? फीस सर अब इस समय कहाँ से जमा कराएंगे, हम कहाँ से लेकर आएंगे? जब हमारे पास काम ही नहीं तो हम फीस कहाँ जमा कराएंगे? अपने परिवार पालेंगे या हम फीस जमा करेंगे? और प्रशासन हमें कोई वो नहीं दे रही इसके लिए, ना यहाँ पानी का व्यवस्था है कोई हमारे पास, ठीक है ना, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था। सर टैंकर यहाँ पहले आता था एक बड़ा सा, वो भी अब आना मुश्किल हो रखा है यहाँ पे, ना कोई देखने आता है यहाँ पे। कैसे चला रहे हो? घर सर यही है कि नाम है कि हम छोटा मोटा ऐसे कर लेते हैं, तो दिहाड़ी वगैरह कर लेते हैं, हम लोग अपना गुजारा कर ही जा रहे हैं कैसा भी करके। अब ज़िंदगी तो किसी ना किसी संघर्ष करके तो जीना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। बाकी तो दुनिया, चाहे मोदी जी हों, चाहे नरेंद्र क्या नाम है अपना राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, ठीक है ना, मैंने जो भी अपने पार्टी बैठे हुए हैं उनको सबको पता है कि इंसान कैसी ज़िंदगी जीता है। इतने बड़े तो कमीने तो है नहीं वो लोग। वो भले नेता बन गया, आज के राजनेता हो गया, कुछ भी हो गया, इतने बड़े कमीने भी नहीं है। उनको इतनी समझ है कि वो भी इंसान है साले की, कहने का कम से कम बंदे कैसी ज़िंदगी, अगर फुटपाथ पर तुम भेज दियो किसी को तो कैसी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार, हाँ बेरोजगार कर दिए, हमें बेरोजगार किया गया, ठीक है ना। और चंडीगढ़ में हमें इतने साल हो गया था कि हमें कभी उम्मीद नहीं था कि हमें प्रशासन हमारे साथ ऐसा करेगी। 25 साल हो गए हमें बैठे हुए यहाँ पे। हमें ये था कि लास्ट में हमारी जो फीस भराई जा रही है और ये जो हमारा जो कार्ड वगैरह बनाया जा रहा है, हमें अस्थायी रूप से बैठाने के लिए अपनी मार्केट के अंदर, ये हमने एक वो रखा था अपने उसमें कि हमने जहाँ जहाँ जो हमारे बंदे थे वहाँ स्थायी रूप से बैठाया जाएगा उन्हें। पर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ हमें एक बेवकूफ़ बनाएगा कि आप ऐसा करो, यहाँ फीस भर दो, आपका वेंडर में ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ जिसको पाया, ठीक है, अगर एक मार्केट हमारी कहीं भी बना दिए होते, ठीक है, कहीं भी बना दिया, हमारी जितने भी चंडीगढ़ के वेंडर्स हैं, हम जितने बहुत से चंडीगढ़ में ऐसे वो पड़े हुए हैं, जगह पड़े हुए हैं प्रशासन के पास कि हमारा कहीं भी मार्केट बना देवे, हम वहाँ ज़िंदगी अपनी जी लेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट बन जाएगी, ठीक है ना। आप किसी को 56 भेज दियो, जंगल में भेज दियो, किसी को 46 में भेज दियो, आपने किसी को 15 भेज दियो, किसी को बड़े भेज दियो, तो दो बंदों की कोई वो नहीं होती है, ग्रुप नहीं होती ज़िंदगी का, ठीक है। जब इकट्ठा होता है ना कोई चीज़ तो उसमें बंदों की सर्कल चल जाती है कि 10 कस्टमर अगर आते हैं तो 10 चीज़ें उनको मिल जाती हैं, तो वो अपना हमारा भी गुजारा हो जाता है और उनको अपना। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं क्या अपील करूंगा, मैं कई बार अपील कर चुका हूँ सर। प्रशासन भी कई बार, मैंने 1-2 बार वीडियो पहले भी वो जारी किया था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मगर यह है कि अगर इसी तरह हम लोग को लाइफ अगर ज़िंदगी जीना है तो कोई भी पार्टी अगर हम लोग के पास अगर आएगी ना भाई, तो बहुत सोच समझ कर आएगी, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो। सर हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। अगर किसी बेस पे अगर हमारे को आता है ना कि हमें वोट चाहिए वो चाहिए, तो ये मार्केट कम से कम 1000 फड़िया वाले बैठे हुए हैं और कम 4000 बंदे बेरोजगार घर कहीं बैठे हुए हैं। वो क्या सोच के आएंगे वो भगवान ही जानते होंगे या वो जानते होंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारे लॉकडाउन में कोई हमें मदद नहीं किया, हमें 1 किलो चावल तक नहीं मिला चंडीगढ़ के अंदर, किसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, हमें 1 किलो चावल तक नहीं मिला। फिर भी हम कोशिश करके कैसा भी कर्जा लेकर, उधार लेकर के अपने बच्चों को पाले और ये उम्मीद पे कि चलो लॉकडाउन खुल जाए, कुछ भी हो जाएगा तो हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, मगर अभी वो भी आस नहीं है। और फिर सुन रहा हूँ कि ऐसा करो आया हुआ है, ठीक है, वायरस की अगर कहीं बाय द वे मोदी जी के अगर समझ में आ गया या विपक्षी पार्टी को झंगुल कर दिए, क्या नाम है, आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा, लॉकडाउन 10-5 दिन के लिए हो गया। अब स्ट्रीट वेंडर्स की इन मुश्किलों को लेकर के हमने चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा से बात की, जिनका कहना था कि उनकी कोशिश है कि स्ट्रीट वेंडर्स की फ़ीस को माफ़ करवाया जाए। इसको लेकर उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है। इसके साथ ही टाउन वेंडिंग कमेटी का भी दोबारा गठन किया जाएगा, जिसमें यह विचार किया जाएगा कि यह पहले जिन जगहों पर बैठे हुए थे उन्हीं जगहों पर इन वेंडर्स को दोबारा से बिठाया जाए। ये वेंडर का इशू जब से वेंडर एक्ट ये लागू हुआ है 2019 में, हमने वेंडर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था चंडीगढ़ में और तब से ये व्यवस्था चल रही है। और लास्ट ईयर तो पूरा कोविड में निकला और वेंडर भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उनको कहीं अर्निंग नहीं हो रही, बट उनके ऊपर खर्चा। और पिछले साल हमने कोविड का उनकी सारी फीस जो है वो माफ़ करी थी। अभी भी इस बार भी इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है, कल ही कमेटी गठित करी है और वो फैसला लेगी। वेंडर्स का भी है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के उन लोगों की डिमांड है और कुछ शॉप्स हैं जो रेंट पे कॉर्पोरेशन की, उनकी भी डिमांड है कि वेव ऑफ किया जाए। तो उस पर मुझे लगता है इसी हफ्ते हम फैसला लेके इनकी फ़ीस जो है वो वेव ऑफ जितनी भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। जी, टाउन वेंडिंग कमेटी एक बनी थी 2016 में, जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं। अभी नई टाउन वेंडिंग कमेटी बननी है। उसमें कंडीशन होती है कि जो जिसने वोट करना है उसमें वो उसका पहले तो अकाउंट क्लियर होना चाहिए, वही व्यक्ति वोट कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने वो नोटिस भेजा कि सारे अपनी अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा देंगे, नहीं तो उनको वोटिंग का राइट उसमें नहीं रहेगा।
तो ये इसलिए उन्होंने वो नोटिस निकाले हैं। बाकी इनका जो इनकी डिमांड है कि इनकी जो वेंडर फीस है उसमें माफ़ किया जाए या उसमें कम किया जाए, वो हम बिल्कुल विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे। देखिए, जब ये वेंडर एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो टाउन वेंडिंग जो कमेटी है, जिसमें वेंडर के भी 4 मेंबर होते हैं, प्रधान जो वेंडरों के होते हैं वो 4 मेंबर उसमें भी होते हैं। तो ये फैसला जो है टाउन वेंडिंग कमेटी ने लिया था। इन्होंने इमीडिएट ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जहाँ जहाँ जितनी साइट थी उस एरिया में ड्रॉ के माध्यम से भेज दिया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्ट के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि एक्ट में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे ऑलरेडी बंदा जहाँ जिसका सर्वे हुआ है बहुत नज़दीक उसके एरिया में ही, ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके, यहाँ पे कस्टमर भी आता हो। तो जो इसमें प्रावधान है, और इसका विषय हमने गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से, चीफ आर्किटेक्चर ड्यूटी से उनसे भी उठाया, और टाउन वेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कमिश्नर होते हैं, उनको भी बोला है। ये बहुत जल्दी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी हफ्ते हम मीटिंग करने जा रहे हैं इसको लेके, और इनको जो भी नियर बाई वहाँ पे साइट होगी जो अभी अलॉटेड है उसको कैंसिल करके नियर बाई साइट में हम इनको ज़रूर प्लेस करेंगे। और बाकी इसमें 17, 19 और 22 को छोड़ के बाकियों का जो इशू है वो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ताकि इनका काम पटरी पर लौट सके। यानी कि कहने का अभिप्राय या मतलब यह है कि मेयर भी मानते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स को जगह दी गई थी वहाँ पर इन लोगों का काम नहीं चल रहा है। अब उनका प्रयास यह है कि जहाँ जहाँ से ये लोग उठ के आए थे वहीं पर इन वेंडर्स को जगह दी जाए ताकि ये वहाँ पर बैठ सकें। हाँ, यह बात अलग है कि ऐसा भी अमूमन देखने को या सुनने को मिलता है कि एक ही वेंडर्स के पहले वाली जगहों पर 5-5, 6-6 अड्डे हुआ करते थे, लेकिन उन सबको हटा दिया जाएगा और एक वेंडर्स को मात्र एक ही अड्डा दिया जाएगा ताकि वह वहाँ पर अपना रोजी रोटी कमा सकें, काम चला सकें। हमारी चंडीगढ़ से और एमपी से हमारी गुजारिश है कि हमें हमारी अपनी अपनी जगह पे भेजा जाए, जिससे कि हम अपने बीवी बच्चों का और घर का खर्चा चला सकें। जहाँ हम 3 साल के बैठे थे हमें बिठाया ही नहीं गया, हमें ऐसी जगह बिठाया गया जहाँ किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है और हमारी ये फिर लॉकडाउन के बाद की फीस भी माफ़ की जाए। मोहाली की बात करें तो मोहाली में भी प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। पटवारियों द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। छठे वेतन आयोग को लेकर पटवारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं बसपा द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। बसपा द्वारा एसएसपी ऑफिस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इनका कहना था कि गायक और आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल गगन द्वारा अपशब्द कहे गए हैं संविधान को लेकर, संविधान रचयिता को लेकर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मोहाली में वीरवार को पंजाब सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए, जहां पटवारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी आम आदमी पार्टी नेता अनमोल गगन मान का पुतला फूंका गया और भारतीय संविधान के खिलाफ बोलने को लेकर एसएसपी को शिकायत दी गई। आम आदमी पार्टी के हलका खरड़ के इंचार्ज व गायक अनमोल गगन मान द्वारा संविधान को लेकर टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। इसी के रोष स्वरूप वीरवार को मोहाली एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। अनमोल गगन मान का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया गया। बाद में एसएसपी सतिंदर सिंह को लिखित शिकायत कर अनमोल गगन मान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। बीएसपी के जिला अध्यक्ष बख्शीश सिंह ने बताया कि अनमोल गगन मान ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान के प्रति गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरा दलित समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे लागू करने वाले गलत हो सकते हैं। अनमोल गगन मान जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते प्रदर्शन जारी रहेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 400-500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं सब का धन्यवाद करता हाँ। पंचकूला बल्टाना के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डायरिया के कुछ केस सामने आए हैं, जिसको लेकर पंचकूला स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमेटी गठित की गई है और गठित की गई इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा कि यह डायरिया किस तरह से फैल रहा है। लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है कि कुछ क्षेत्रों में जैसे बल्टाना हुआ, ढकोली हुआ या पंचकूला का कुछ क्षेत्र हुआ, यहाँ पर पीने के पानी में कुछ कमी आ रही है या पीने का पानी गंदा आ रहा है, जिसके कारण लोगों को डायरिया की शिकायत हो सकती है। पंचकूला के अभयपुर, बूढ़नपुर और पंजाब के बल्टाना से डायरिया से ग्रस्त करीब 2 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कल रात से ही डायरिया से ग्रस्त मरीजों का अस्पताल में भर्ती होना जारी है। डायरिया के चलते बड़े और बच्चे दस्त से ग्रस्त हो रहे हैं। डायरिया से ग्रस्त मरीजों में 8 से 9 छोटे बच्चे हैं और एक बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला भी सामने आया है। बीमारी की दस्तक 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डायरिया से ग्रस्त सभी लोगों का सेक्टर 6 में उपचार चल रहा है। अभी तक करीब 25 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और मरीजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पंचकूला के सीएमओ डॉक्टर मुक्ता ने बताया कि जिन इलाकों से मरीज आ रहे हैं उन इलाकों में पानी की कोई समस्या होने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों का उपचार किया जा रहा है और उनके द्वारा पब्लिक हेल्थ को मरीजों के सैंपल लेने व जांच के लिए भेजने का भी प्रबंध किया गया है। सीएमओ पंचकूला ने कहा कि सैंपल आने के बाद कारणों का खुलासा हो पाएगा, लेकिन शुरुआत में जिन लक्षणों वाले मरीज यहाँ पर भर्ती हुए हैं उससे लगता है कि पानी में कोई समस्या होने के चलते लोग बीमार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। हमारे यहाँ मुझे अभी तक दोपहर तक जो इमरजेंसी में 22 केस आए थे डायरिया के, तो उनको वॉमिटिंग नहीं थी, उनको यहाँ टेकअप कर लिया गया है और उनका ट्रीटमेंट हो गया है। कोई भी केस ऐसे बहुत क्रिटिकल नहीं है। हालांकि मैंने उनके इंचार्ज से सुबह पर्सनली बात करके उनको मैसेज कन्वे किया था कि वो पर्सनली जाएं और वहाँ विजिट करें और वहाँ की पब्लिक से इंटरेक्ट करके उनको उनसे कारण पूछें। और दूसरा, मैंने वाटर सैम्पलिंग और स्टूल सैम्पलिंग के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, तो रैंडम कुछ पेशेंट्स के हम स्टूल सैंपल लेके एनालिसिस करने के लिए भेजेंगे और वाटर सैम्पलिंग के सैंपल्स भी हम लेंगे। उनको दस्त है, बच्चे हैं, वाटरी डायरिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली लूज मतलब मोशंस की काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से क्योंकि गर्मी के दिन है तो पानी की कमी होने का खतरा रहता है, तो हमें उसको टाइमली मैनेज करना पड़ता है। एक ही जगह से अगर जैसे एक लोकेलिटी, बहुत छोटी लोकेलिटी से अगर ऐसा केस आता है तो मोस्टली जो एज ए डॉक्टर अगर मैं देखूं तो मोस्टली वाटर रिसोर्स की प्रॉब्लम होती है, तो इसको मैं कल पब्लिक हेल्थ वालों के साथ भी टेकअप करूंगी। और मैंने कल वहाँ एक डायरिया कैंप भी लगाने के लिए कहा है, जिससे कि वहाँ पे लोकल कैंप लगाएं और वहाँ पे जो भी केसेस हैं हम उनको, जो माइल्ड केसेस हैं उनको वहीं की वहीं ORS और जिंक या कोई भी जो एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वो हम वहीं की वहीं डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एक डॉक्टर मैंने कल सुबह कैंप के लिए वहाँ पे लगाया है। तो ये थी शहर में घटित
खबरें जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको जानकर अच्छी लगी होंगी या पसंद आई होंगी, या आपको अपने शहर के बारे में जानने का काफ़ी मौका मिला होगा हमारे इस सिटी हलचल के माध्यम से। यदि आपको लगता है कि सिटी हलचल में शहर की कुछ खबरें अच्छी आपको बताने का हमने प्रयास किया है, तो आप हमारा चैनल रोशन भव अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।